तो साथी, भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया। शायद पहली बार ऐसी घटना हुई है कि अपने कार्यकाल में ही किसी उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा दिया हो। और उन्होंने ग्राउंड तो यही दिया है कि वो अस्वस्थ हैं और डॉक्टरों की सलाह पर वो ऐसा कर रहे हैं, यानी सार्वजनिक जीवन से हट रहे हैं या राजनीति से फिलहाल हट रहे हैं। लेकिन जैसा कि उनका 2 दिन पहले से जैसा कि उनका पूरा कुल व्यक्तित्व, हाव भाव और सब कुछ चल रहा था, उसको देखते हुए कोई इस बात पर विश्वास नहीं कर रहा है। लेकिन उन्होंने एक बार भी इस्तीफा दिया और इस्तीफा खटाखट उसको स्वीकार कर लिया गया। राष्ट्रपति मोदी ने कुछ घंटों बाद ही सही, तत्काल नहीं, लेकिन उनको खूब बढ़िया से विदाई भी दे दी। कह दिया कि आपने खूब सेवा का, देश की सेवा का बहुत मौका मिला और अब आप ठीक है, अब अपना स्वास्थ्य लाभ कीजिए। ये था। तो अब अटकलों का बाजार गर्म है कि क्यों दिया गया। वो धनखड़ तो उपराष्ट्रपति के रूप में और राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में खूब, जैसा मोदी चाहते थे, सत्ता पक्ष चाहता था, उसके अनुकूल वो लोग करते रहे हैं हमेशा। ये काम मैंने क्या नहीं किया है, खूब बदनामी मोड़ लिया उन्होंने, धनखड़ ने। विपक्ष के लगभग सभी प्रमुख नेताओं को उन्होंने अपमानित किया और हमेशा ये बताया कि सीट पर बैठे हैं हम, जैसा चाहेंगे। जैसे स्कूल का कोई बिगड़ैल हेडमास्टर होता है ना, वो उस तरह का बिहेव करते रहे। इसलिए उनके प्रति, उनके जाने को लेकर कोई सहानुभूति तो है नहीं जरा सा भी मेरे मन में। लेकिन हाँ, ये जो संवैधानिक पदों को लेकर जो इस सत्ता पर बैठे शेष लोगों का, मोदी और शाह की जोड़ी ही मानी जाती है सर्वशक्तिमान। तो ये लोग जिस तरह से फैसला लेते हैं वो बहुत अमर्यादित है फैसला। कोई एक से एक उपराष्ट्रपति का पद छोटा मोटा नहीं होता है। और धनखड़ जी कई पदों पर रहे थे, गवर्नर रहे, राज्यपाल रहे बहुत दिनों तक। और यहाँ बनाए गए राज्यपाल के रूप में भी उन्होंने कोलकाता में पश्चिम बंगाल सरकार को खूब हरास किया, खूब तंग किया। कई बार इसको लेकर आलोचना प्रत्यालोचना होती रही। लेकिन हाँ, जो जितना ब्लंटली सत्ता के पक्ष में, सत्ता का लठैत बनकर, वर्तमान सत्ता, केंद्रीय सत्ता का लठैत बनकर काम करता है, उसको पुरस्कार झटपट मोदी सरकार देती है। तो अब तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। ऐसे राजनीतिक विश्लेषक तरह तरह की बातें कर रहे हैं। कुछ लोग मान रहे हैं कि जस्टिस वर्मा को हटाने का जो प्रस्ताव विपक्ष ने लाया, इन्होंने स्वीकार कर लिया, ये मूल कारण बन गया। भ्रष्ट लोगों के प्रति भाजपा का अपना एक अच्छा उससे रहता है रिश्ता। जो भी भ्रष्ट है देश में, बड़ा बड़ा जितना भ्रष्टाचारी है, देखिएगा वो कहीं ना कहीं उसको सहानुभूति, उससे रिश्ता रहता है भाजपा के शीर्ष नेतृत्व का। शुरू से देख रही है, तो वो है। तब वो उसके खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, जिनके यहाँ जिनके यहाँ से जो ढेरों नोट बरामद हुए थे, खैर उसको ये कारण बना। तो धनखड़ भी जानबूझ के ऐसा थोड़े किए होंगे, लेकिन कभी कभी हो जाता है आकलन में गड़बड़। उनको लगा होगा कि नहीं, इस तरह फैसला वो ले सकते हैं कुछ, ये खुलेआम तो ये हो रहा है, ये गड़बड़ी हुई है। तो अविश्वास प्रस्ताव, यदि उनको जरा सा भी एहसास होता है कि इसके कारण उनको अपना पद छोड़ना पड़ेगा, तो भरसक नहीं लेते। लेकिन उनको लगा कि ऐसा कोई महत्वपूर्ण मसला नहीं, इसलिए उन्होंने लिया।
और इसका एक सीरीज और भी बहुत सी चीजें हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि इधर कुछ दिनों से वो विपक्ष के प्रति थोड़ा सा नरम हुए थे, मतलब उनकी बात सुन रहे थे, कर रहे थे। अब ऑपरेशन सिंदूर को लेके जो इस शीतकालीन सत्र में अपोजिशन मांग कर रही थी, उसके बारे में उनका रुख बहुत ये नहीं था, उसके खिलाफ नहीं था। बहस चर्चा हो, ये वो चल रहा था बात। हालांकि मोदी संकेत दे दिए थे कि वो सदन के अंदर कोई चर्चा विमर्श नहीं चाहिए। वो तो इसको इस पूरे सत्र को विजयोत्सव के रूप में मनाने वाले थे, चाहते थे। और संसद के बाहर पहले ही दिन उन्होंने मीडिया को संबोधित किया और अपना पक्ष रख दिया, एक तरफा पक्ष। दुनिया उनका लोहा मानती है, भारतीय सेनाओं का लोहा मानती है। उस सेना का जो अभियान ऑपरेशन सिंदूर जो था 100%, 100%, 100% सफल रहा। वहां के टारगेट को हमने ध्वस्त किया, ठिकानों को, आतंकवादियों के। हालांकि बहुत सारे सवाल उठते रहे उसके पहले से। गांव में जो यात्रियों की हत्या हुई उसके बारे में विपक्ष चाहता था सफाई हो, चर्चा हो। ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ा हुआ कई सवाल था कि ध्वस्त तो कर दिया आपने, लेकिन जो जो जाने थे, चिन्हित किए हुए जो आतंकवादी थे, उसको आप लोग न पकड़ सके, न ला सके, न उसके बारे में कुछ हुआ कि क्या होने वाला है उनका। और उसके अलावा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 5 राफेल विमान पाकिस्तान ने, ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान कोई नुकसान कर ही नहीं सका, लेकिन 5 राफेल जो वो विमान गिराया गया, ये बात अब खुल के आ गया। हालांकि इसके बारे में छिटपुट रूप से तो बात ये लोग करते ही रहते थे, सेना के अधिकारी कर चुके थे इनडायरेक्टली। हाँ, संख्या नहीं बता देते थे, ये कह रहे थे कि युद्ध में तो हानि होती ही है, तो इनडायरेक्टली वो लोग स्वीकार कर ही रहे थे। और शायद वो लोग बोल भी देते, इसमें कौन सी बड़ी बात है, युद्ध में नुकसान होता है या विमान नष्ट होते हैं, सैनिक मारे जाते हैं, युद्ध है ही बुरी चीज, तो बता सकते थे। लेकिन कहीं ना कहीं इनको तो एकदम साफ कि वो एक तरफा, जिसको कहते हैं नॉकआउट वाला विजय चाहिए था कि पाकिस्तान की इन्होंने धूल चटा दिया, घर में घुस के दुश्मन को उनको मारा। और जबकि ये जवाब भी कभी नहीं दे सका। कभी 24-25 बार ट्रंप, हाल में 2 रोज पहले, 3 रोज पहले भी ट्रंप बोल गए हैं। उन्होंने ही तो खुलासा किया कि कम से कम 5 राफेल विमान गिराया गया है। और ये कि हमने ये सुलह करवाया, युद्ध विराम करवाया, नहीं तो दोनों जो ये दोनों आदि शक्ति से लैस देश आपस में लड़ जाते और अपना नुकसान करते और दुनिया का भी नुकसान करते। इसलिए हमने उसको एकदम कहा कि नहीं, युद्ध विराम करोगे तो हम तुम लोग के साथ कोई बिजनेस नहीं करेंगे। तो बस ये लोग मान गए इस दबाव से। तो इन सारी बातों की चर्चा विमर्श होना था, लेकिन ये इससे भागते हैं मोदी जी। संसद के अंदर कुछ नहीं बोले, एक तरफा चुके प्रेस को संबोधित कर रहे थे। प्रेस में इतनी कुव्वत नहीं है कि मोदी से कोई सवाल पूछे। राहुल गांधी से पूछेंगे क्या, और नेताओं, विपक्ष के नेताओं से, लेकिन सत्ता पक्ष से नहीं। तो इसी बीच और आप सुनते हैं कि मोदी जी का शीतकालीन सत्र तो चलता रहेगा कुछ दिन, लेकिन मोदी जी का शायद विदेशी ट्रिप शुरू हो जाने वाला है, फिर चले जाएंगे। मतलब आप अंदर एक बड़ा कार्रवाई हो गया। तो मेरे हिसाब से तो धनखड़ का इस्तीफा जो है, इसका परिणाम ये हुआ कि एक डिस्कोर्स बदल गया, विमर्श बदल गया। तत्काल जो हंगामा था, अब सारे लोग माथापच्ची करने में लगे हुए हैं कि धनखड़ का इस्तीफा क्यों हुआ, क्यों, क्या हो गया, उन्होंने क्या ऐसा ब्लंडर किया था, या इसके पीछे का राजनीतिक रहस्य क्या है। हमको इसको कोई रहस्य नहीं दिखाई देता है, खुला हुआ है। इससे 2-3 बातें हैं।
ही उसकी चर्चा करके पहले बता दें कि हाँ, कयास लगाया जा रहा है। एक तो वर्मा जी वाला जो ये इन्होंने विपक्ष के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, ये नागवार गुजरा और उनको बताया गया कि कुछ किसी मंत्री ने उनसे कहा, किसी मंत्री ने कहा होगा, इतना साल किसका होगा, एक दो मंत्री हैं, एक रिज्जू जी हैं, एक अमित शाह जी हैं, यही सब हैं जो कुछ दूसरे को कुछ बोल सकेंगे। धनखड़ तो अपने जाट और उस तरह के मुंह फटा आदमी, तो इसलिए उन लोगों ने बोला, लेकिन खूब कहा सुनी हो गई, सुनते हैं जो मीडिया में है, हम कहाँ से सुनेंगे। आया कि और वो अंत में उनको कह दिया गया इस्तीफा, ये आसानी से हो जाता, नहीं माने हो तो बस दिखाया होगा कि बस ईडी पहुंच रहा है आपके यहाँ, आप पर भी हो जाएगा कुछ ना कुछ बेचारे। और ये भी कहा गया कि नहीं तो आपके खिलाफ महाअभियोग या इस तरह का चीज आने वाला है, आपको भी हटाने का आ सकता है। और उसके बहुत सारे कारण हैं, बहुत तरह का ग्राउंड बनाया जा सकता था। तो समझ गए भाई कि मेरी खैर नहीं है, तो चलो चुपचाप विनम्रता से इस्तीफा और हेल्थ ग्राउंड पर हट जाओ, ताकि भविष्य के लिए शायद कुछ थोड़ी बहुत संभावना बची रहेगी। वो हट गए। तो अब एक चीज और डराया जा रहा है, कुछ लोग जोड़ रहे हैं कि नीतीश कुमार जी जो हैं बिहार के मुख्यमंत्री, जो अपना सुध बुध खो चुके हैं, लेकिन भाजपा उनको ढो रही है, क्योंकि उनको अभी जो नीतीश का अपना वोट बैंक है, उसको साथ लेके ही भाजपा कोई चमत्कार चाहे कोई जीत वहां हासिल कर सकती है। तो नीतीश जी को वो लोग खुश रखना चाहते हैं जब तक हैं। तो लेकिन हमको ये नहीं अनुमान है, या हमको नहीं लगता है कि नीतीश जी को अभी तुरंत लाके उपराष्ट्रपति बना के राज्य से हटा दिया जाए। चुनाव तक तो वहां रहेंगे, चुनाव के बाद जब होगा क्या होगा, उसके बाद नीतीश को हटाया जा सकता है और यहाँ लाया जा सकता है। लेकिन उस समय तक क्या उपराष्ट्रपति का पद खाली रहेगा, रहेगा, ये सब बहुत तरह की बातें हैं। इसलिए उस बहस में जाने के बजाय जो बातें, जो सबक है इन चीजों से, इस प्रकरण से, जो ये है कि डेमोक्रेसी जरूर है, लेकिन आपके यहाँ तानाशाही एक तरह की है। एकदम शीर्ष पर बैठे कुछ लोग पूरे देश की राजनीति को तय कर रहे हैं। तो राजनीति को नहीं, हर निर्णय को वो तय करते हैं, जैसी इच्छा होती है वो चलाते हैं। और उनके मन में जो लोकतांत्रिक मूल्य है, उसको लेकर उनके मन में कोई सम्मान नहीं है। आप ब्यूरो पिक्चर देखिएगा, फोटो इस तरह का देखिएगा, विनम्र भाव से खड़े राष्ट्रपति और धनखड़ और जो भी है शीर्ष नेता, जो नेता हो चाहे किसी महत्वपूर्ण पद पर बैठे लोग हों, वो बहुत नतमस्तक रहते हैं मोदी के सामने, विनम्र भाव से खड़े रहते हैं। अब मोदी ने धनखड़ को हटा के प्रेस जो अपने ट्विटर हैंडल पर, एक्स पर जो लिखा है, उससे भी यही पता चलता है कि आपको देश की सेवा करने के लिए का बहुत मौका दिया गया, हम लोगों ने दिया। इस तरह की भाषा है उनका। एप्रिसिएशन मैंने प्रशंसा का कोई भाव नहीं, यही कह रहे थे कि हाँ आपने बहुत अच्छा काम किया, हम जैसा चाहते थे वैसा किया, और एकदम तो वो सब कुछ नहीं, सफा के आपको सेवा का बहुत मौका दिया, आप जाइए स्वास्थ्य लाभ कीजिए। तो ये किसी के साथ भी कर सकते हैं जो इनके मनोनुकूल तरीके से काम नहीं करेंगे, उनके इशारे पर काम नहीं करेंगे, क्योंकि उनको हर जगह कठपुतली चाहिए जो उनको इशारों पर नाचे। दूसरा सबक ये है, वो सब लोगों को समझना चाहिए कि आप यदि अपनी मर्यादा सम्मान की रक्षा नहीं कर कीजिएगा
और दिन रात चापलूसी में लगे रहिएगा, इसको ही अपना अमोघ अस्त्र समझिएगा जीवन में तरक्की का, राजनीति में वहाँ। और उनके कृपा पात्र बने रहने के लिए उनके इशारे पर काम कीजिएगा, सब कुछ कीजिएगा, तो उसकी कोई सीमा नहीं है। याद रखिए, कभी बॉस किसी भी बात से नाखुश हो जा सकता है, अप्रसन्न हो जा सकता है। कितना आपको दिन रात तो कैलकुलेट करते रहना पड़ेगा, मेरे कौन काम से, मेरे किस बात से कितना वो खुश होंगे, कितना कहीं नाराज नहीं हो जाए, ये तौलते रहना होगा। वो सभी को जो भी राजनीति में है, चाहे उनके इर्द गिर्द के लोग हैं, वो हम लोग देख चुके हैं। जैसे वो जो क्या नाम था, मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री थे, वो किस तरह से करते रहे थे, और उनके बलबूते ही ये चुनाव जीते, वहाँ सब कुछ किए और उनको टसका दिए बाद में। खैर राज्य में, केंद्र में मंत्री बना दिए हैं, लेकिन कैसे या अपने यहाँ जो है, तो यहाँ बाहर के राज्यों को, और चाहे उनके इर्द गिर्द के जो राजनेता हैं वो तो जो समझेंगे, झारखंड के जो नेता उनसे सटे हुए हैं, भाजपा में हैं, और झारखंडी नेता जो हैं, उन लोग को भी समझना चाहिए कि बस आपको यूज करेंगे, आप फेंकेंगे। और जब भी आप एकदम उनके इशारे पर काम करते रहिएगा, तभी तक आपकी खैर है, नहीं तो आपको वो तुरंत निकाल बाहर करेंगे, हटा सकते हैं। उनके रहमो करम पर ही आप चल सकते हैं। ये दो सबक है इसका, यानी एक तो मोदी सर्वशक्तिमान है अपनी पार्टी में और अपने लोगों में। बीच में भ्रम बना था कि थोड़ा सा कुछ ढीला पड़ा है शिकंजा, तो हो सकता है उसके रिएक्शन में ही उन्होंने किया हो कि देखो वो सब जो तुम लोग र्यूमर उड़ा रहे हो कि हमको कभी आरएसएस प्रमुख कुछ बोल दे रहा है, कभी कोई कुछ बोल दे रहा है, वो सबसे नहीं चलने वाला है। असली शक्ति के केंद्र तो हम ही हैं, जो चाहेंगे करेंगे। वो इस फैसले में दिखा दिए। तो यही है बात। अब क्या होगा भविष्य के गर्भ में क्या है, तो इसमें बहुत ज्यादा माथा पच्ची का जरूरत नहीं है। बस इतना ही समझिए कि और जो खतरा है हमारे सामने की डेमोक्रेसी में, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए खतरा है, बना हुआ है, चल रहा है, इसको एक आप उदाहरण से समझ सकते हैं कि डेमोक्रेसी मैंने धान जैसे होता है ना, तो धान के अंदर चावल होता है, तो उसका सारा सत्व निकल चुका है, खाली धान का खोल ही बचा हुआ है। तो हमारा डेमोक्रेसी उसी रूप में बचा हुआ है। और धनकर प्रकरण जो अभी सामने आया है, उससे एक बार फिर यही साबित हुआ है। धन्यवाद साथी, जोहार।